नमस्कार, मैं रमान होगा और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। 40 में से 16 महिला कैंडिडेट। सहारनपुर नगर में सुखविंदर कौर को दिया टिकट। कैराना से हाजी अखलाक को टिकट दिया गया है। थाना भवन से सत्य संयम को बनाया गया उम्मीदवार। तो शामली से मोहम्मद अयूब जंग को टिकट। बुढ़ाना से देवेंद्र कश्यप को दिया गया है टिकट। तो चरथा वल से डॉक्टर यामीन राणा को प्रत्याशी बनाया गया है। अगर कुटकाजी की बात करें तो वहां से दीपक कुमार को प्रत्याशी बनाया है। मुजफ्फरनगर से सुबोध शर्मा को टिकट दिया गया है। खतौली से गौरव भाटी बने हैं कांग्रेस प्रत्याशी। तो ये तमाम नाम है जो कि इस वक्त सामने आए हैं कांग्रेस कैंडिडेट के। यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है। 40 में से 16 महिला कैंडिडेट हैं जिन्हें मौका दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है। 40 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है जिसमें 16 महिला कैंडिडेट हैं। सहारनपुर नगर से सुखविंदर कौर को टिकट दिया गया है। कैराना से हाजी अखलाक को टिकट दिया गया है। थाना भवन से सत्य संयम को बनाया गया उम्मीदवार। और हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो नीरज, ये दूसरी लिस्ट आ चुकी है और 16 महिला उम्मीदवार उतारे हैं मैदान में फिर से कांग्रेस ने। जी हाँ, देखिए ये कांग्रेस की दूसरी लिस्ट है और जिस तरह से कांग्रेस ने कहा था कि वो 40% महिलाओं को टिकट दे रही है, तो उसी को देखते हुए सूची तैयार की गई है। देखना ये होगा इन जिन महिलाओं पर कांग्रेस दांव लगा रही है वो जो चुनावी क्षेत्र है, जब चुनावी जंग होगी तो उसमें कितना सफल होंगी। लेकिन जो कांग्रेस ने वादा किया था कि 40% महिलाओं को वो टिकट देंगी, फिलहाल वो वादा ज़रूर कांग्रेस निभाते हुए नजर आ रही है। हालांकि जो तमाम महिलाएँ हैं वो उनकी पकड़ बहुत मजबूत नहीं। अगर हम ध्यान से इस पूरी लिस्ट को देखें, जो 16 महिलाएं हैं उनकी पकड़ क्षेत्र में बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन अपने वादे के मुताबिक ये टिकट वितरण कांग्रेस ने किया है। ये जरूर इंपॉर्टेंट बात है कांग्रेस के लिए। हाँ, देखा जाए तो शायद जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर लग रहा है कि टिकट किस तरह से दिया गया। जैसे मुजफ्फरनगर में सुबोध शर्मा को टिकट दिया गया। खतौली से गौरव भाटी को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। तो कुछ नाम ऐसे हैं जो कि अचानक से सामने आए। जी हाँ, देखिए तमाम नाम ऐसे हैं जो कांग्रेस में चर्चा में नहीं थे, जैसे हाजी इकलाक जो कि बसपा में मंत्री भी रहे। इसके अलावा और भी ऐसे तमाम नाम हैं जो अचानक सामने आए, जो कांग्रेस पार्टी में शायद अभी तक नहीं दिख रहे थे, उनके नाम भी यहाँ पर आ गए। तो कांग्रेस पार्टी ने जातीय समीकरण को देखते हुए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को देखते हुए, तो कुल मिला के सभी तरह का कॉम्बिनेशन देखते हुए कांग्रेस ने अपनी ये लिस्ट पूरी जो है ओपन की है। देखना ये होगा कि इसमें से जिन प्रत्याशियों पर कांग्रेस ने दांव लगाया है वो कितना सफल हो पाते हैं। बिल्कुल नीरज, लेकिन जो दूसरी लिस्ट जारी की है तो कांग्रेस इस मामले में काफी आगे नजर आ रही है बाकी सब पार्टियों से। लगातार वो अपने उम्मीदवारों के जो नाम है वो जल्दी इस वक्त सामने लेके आ रही है। देखिए उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास खोने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके पास सिर्फ दावे और वादे ही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी जड़ें जमा रही है और संघर्ष के रास्ते पर जिस तरह से प्रियंका गांधी ने शुरुआत की, अगर प्रियंका गांधी का नाम यहाँ से हटा दें 2-3 महीने पहले से तो कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन जब से प्रियंका गांधी एक्टिव हुई हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कुछ तो लड़ाई में नजर आई है, लेकिन वो सिर्फ उतना ही सीमित है कि कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। चूँकि कांग्रेस की जो निगाहें हैं वो 2022 के चुनाव में बिल्कुल नहीं है, वो अपनी जमीन 2024 के लिए तैयार करना चाहती है। क्योंकि कांग्रेस के पास अब सांसदी में सिर्फ एकमात्र सीट रायबरेली की सीट बची हुई है। अमेठी उसके हाथ से निकल चुकी है, तो लिहाजा 2024 में वो कम से कम 2 से 3 सीटों पर बढ़त हासिल कर सके, जीत सके, तो उसकी तैयारी 2022 की बिल्कुल नहीं दिख रही है। 2024 को लेकर प्रियंका गांधी जरूर एक्टिव है, लेकिन कोशिश 2022 से शुरू हुई है। बिल्कुल नीरज, आप बने रहिए, तमाम खबरों के अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर न्यूज इंडिया के पास। बीजेपी की संभावित लिस्ट। दिव्यापुर से लाखन सिंह राजपूत को टिकट। भोगांव से राम नरेश को टिकट। रसूलाबाद में पूनम शंकवार को टिकट। कन्नौज से असीम अरुण को टिकट। तो ये संभावित लिस्ट के कुछ नाम हैं जो इस वक्त न्यूज इंडिया के पास हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। दिव्यापुर से लाखन सिंह राजपूत को टिकट। संभावित उम्मीदवारों के नाम है। भोगांव से राम नरेश को टिकट मिल सकता है। रसूलाबाद से पूनम शंकवार को टिकट। और बीजेपी ऑफिस से दीपक चौबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो दीपक, ये जो लिस्ट आपके पास है, ये सबसे पहले न्यूज इंडिया के पास आप ये लिस्ट लेकर आए हैं, ये संभावित नाम क्या क्या है?
जी देखिए, अगर रमन बात की जाए तो ये संभावित नाम है और थोड़ी देर में इसका इसी मंच से, देखिए इस टाइम मैं बीजेपी हूँ, इसी मंच से थोड़ी देर बाद घोषणा हो जाएगी। ऐसे अगर बात की जाए रमन जी, तो अगर 10 बजे का टाइम था जो थोड़ा सा डिले होता जा रहा है, बस इंतजार है धर्मेंद्र प्रधान और अरुण सिंह का, जो राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और राज्यसभा सांसद भी, तो बस उनका इंतजार हो रहा है, वो कभी भी आ सकते हैं। देखिए अगर बात की जाए तो जो हमारे पास जो लिस्ट है वो है झांसी सदर से रवि शर्मा है, गरोठा से जवाहरलाल राजपूत है, अकबरपुर रनिया से प्रतिभा शुक्ला है, कन्नौज से अगर बात की जाए तो देखिए कन्नौज यूपी पुलिस के पूर्व सीपी हैं ये असीम अरुण, उनको इस बार कन्नौज से उतारा गया है। शीशगंज से हरिओम यादव को उतारा गया है, जो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी बीजेपी। कासगंज से देवेंद्र सिंह लोधी है, सिकंदराबाद से वीरेंद्र रायना है, हाथरस अजुल महापौर हैं। तो इस तरीके से कई सारे नाम हैं जो इस बार है। और देखिए पिछली बार भी 20% टिकट काटे थे बीजेपी ने, और इस बार भी 20% काटे हैं और कुछ नए उम्मीदवार उतारे हैं। तो लगातार, क्योंकि देखिए लगातार कहीं ना कहीं जनता में नाराजगी थी जो विधायकों के लिए, जिनका फीडबैक खराब आ रहा था, तो उनका टिकट काटा है। और कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो अगर बात की जाए तो लगातार बीजेपी के संपर्क में थे, और कई ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जिनको टिकट दिया गया है, 2-4 ऐसे डॉक्टर भी हैं जिनको इस बार टिकट दिया गया। तो लगातार पार्टी जो है वो जमीनी हकीकत समझ रही है, इसलिए वो ऐसे उम्मीदवार उतारी है जो जिताऊ हो। तो इसको लेकर भी बड़ी मतलब बीजेपी तैयारी कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कोई भी दिक्कत हो। क्योंकि देखिए अगर बात की जाए तो जो अभी जो सर्वे आए थे, बीजेपी के अंदरूनी जो रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा यह जा रहा था कि कुछ ऐसे विधायक हैं जिनसे जनता काफ़ी नाराज है और पार्टी आला कमान भी नाराज है, तो उनके टिकट इस बार काट दिए गए हैं। बस थोड़ी देर का इंतजार हो रहा है। अगर कहा जाए तो अरुण सिंह आ गए हैं, बस थोड़ी देर का इंतजार हो रहा है, इसी मंच से अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो जिनके लग रहा था कि पार्टी को, जिनको लग रहा था कि डर है कि ये हार जाएंगे, उनका इस बार टिकट काट दिया गया है। तो अब देखना ये बात होगी कि देखिए अभी थोड़ी देर में अरुण, माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे रमन, थोड़ा सा दिक्कत है। तो ये सारे ऐसे लोग हैं जिनके टिकट काटे, कई नाम थे जिसमें काटे गए थे। जिसमें जैसे कि आपने इसमें एक नाम लिया, असीम अरुण का आपने नाम लिया कन्नौज से, उनको आप बता रहे हैं मैदान में उतारा जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश भी की है कि टिकट भी दिए जाएं और मैसेज भी दिया जाए साथ में। जी देखिए, क्योंकि असीम अरुण लगातार उस क्षेत्र में थे, उस क्षेत्र में काम कर रहे थे। जो कुछ दिन पहले उन्होंने वीआरएस लिया था, तो और कहा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी हैं, इसलिए उनको पार्टी में ज्वाइन कराया गया और टिकट दिया गया है। तो टिकट दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया जा रहा है कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, हम परिवारवाद की बात नहीं करते हैं। क्योंकि लगातार देखिए अगर बात की जाए तो बीजेपी लगातार कह रही है कि जो अन्य पार्टियां हैं वो परिवार को देती हैं। चाहे अखिलेश यादव पे भी जब कुछ दिन पहले बीजेपी ने आरोप लगाया था कि अखिलेश यादव अपने परिवार को सबसे ज़्यादा टिकट देते हैं और लोगों को छोड़ देते हैं, तो इसको लेकर भी बीजेपी लगातार घेर रही थी। तो बीजेपी ऐसा चाहती है कि ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जिसका एक मैसेज जनता के बीच में जाए, क्योंकि जब मैसेज जाएगा तभी लोगों को समझ में आएगा कि हाँ ये पार्टी कार्यकर्ताओं की है। कहा जाता है कि बीजेपी जो पार्टी है वो बूथ लेवल से लेके और ऊपर तक, एक बूथ जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। तो इसको लेकर लगातार बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, और देखिए आने वाला वक्त बताएगा कि इसका फायदा कितना होता है बीजेपी को। बिल्कुल दीपक, महिलाओं को टिकट देने के मामले में कैसी रहेगी बीजेपी की ये लिस्ट? जी देखिए, महिलाओं की अगर बात की तो महिलाएं भी हैं इसमें, बस थोड़ी देर का इंतजार है महिलाओं का। क्योंकि देखिए लगातार महिलाएं भी, पिछली बार अगर देखा जाए तो पिछले 20 से 25 महिलाओं को टिकट दिया गया था, तो इसमें भी वही होगा कि 20 से 25 महिलाएं जो दिए जाए। क्योंकि महिलाओं की बात करते हैं तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद महिला है, जो महिला मोर्चा की है, तो लगातार ऐसे कई नाम हैं जो महिलाओं को दिया जाएगा। क्योंकि देखिए अगर किसी का टिकट कट रहा है तो उसके जगह जो महिला, जो जैसे पिछली बार मैं आपको बताऊं कि राज्यपाल थी उत्तराखंड की बेबी रानी मौर्य, उनको पहले वहाँ से इस्तीफा दिलाया गया, फिर उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, अब उनको बीजेपी ने मैदान में उतारा है। तो ऐसे कई महिलाएं हैं जिनको अब बीजेपी उतारने जा रही है, जिनका मैसेज जाए कि हाँ कि ये महिलाएं भी चुनाव लड़ सकती है। तो इसको लेकर भी पूरी तैयारी है बीजेपी। रमन, तो बिल्कुल दीपक, आप नजर बनाए रखिए और लिस्ट आएगी तो तमाम लिस्ट के सबसे पहली जो जानकारी थी, दीपक ने भी आपको संभावित नाम बताए, थोड़ी देर के बाद ये नाम, ये लिस्ट ऑफिशियली सामने आएंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने प्रकाश सिंह बादल से बात की। पीएम मोदी ने प्रकाश सिंह बादल की सेहत का हाल जाना। तो प्रधानमंत्री मोदी ने प्रकाश सिंह बादल से बात की, उनकी सेहत का हाल जाना। प्रकाश सिंह बादल की तबीयत सही नहीं थी, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की और उनका हाल चाल जाना।
पीएम मोदी ने प्रकाश सिंह बादल की सेहत का हालचाल जाना। उनकी तबीयत नासाज चल रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रकाश सिंह बादल की सेहत का हालचाल जाना। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रकाश सिंह बादल की सेहत का हालचाल जाना। प्रकाश सिंह बादल को फोन किया और उनकी तबीयत के बारे में उनसे पूछा। पीएम मोदी ने प्रकाश सिंह बादल की सेहत का हालचाल जाना। तो ये खबर बता दें आपको, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रकाश सिंह बादल की सेहत की जानकारी ली। और पंजाब में अवैध रेत खनन पर आज तीसरे दिन भी रेड जारी। पठानकोट समेत कई जगहों पर छापेमारी की गई। ईडी ने सीएम चन्नी के रिश्तेदार के घर से करोड़ों रुपए बरामद किए। तो ये लगातार तीसरे दिन भी रेड जारी है। मुख्यमंत्री चन्नी के रिश्तेदारों के घर से पैसे बरामद किए गए हैं। ईडी ने सीएम चन्नी के रिश्तेदारों के घर से करोड़ों रुपए बरामद किए। रेत खनन से ये तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पठानकोट समेत कई जगहों पर यह छापेमारी जारी है। 3 दिन से छापेमारी चल रही है। ईडी ने सीएम चन्नी के रिश्तेदारों के घर छापेमारी की और ये करोड़ों रुपए बरामद भी हुए हैं। रेत खनन से इसके तार जुड़े हुए हैं। तो पंजाब में अवैध रेत खनन पर आज तीसरे दिन भी ईडी की रेड जारी है। पंजाब में अवैध रेत खनन पर आज तीसरे दिन भी रेड जारी रही। और दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने चन्नी पर हमला बोला। चन्नी आम आदमी नहीं, बेईमान आदमी है, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चन्नी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा ट्वीट करते हुए कि चन्नी आम आदमी नहीं, बेईमान आदमी है। दरअसल इस वक्त पंजाब में इस बार आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है और लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल चन्नी पर निशाना साध चुके हैं और इस तरह से चन्नी के रिश्तेदारों पर रेड पड़ी है ईडी की, करोड़ों रुपए बरामद हुए। तो उसके बाद ये अरविंद केजरीवाल का ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने चन्नी को निशाना बनाया और कहा, चन्नी साहब, मोदी ने छापे मारे, मेरे रिश्तेदारों पर नहीं, सफाई भी दी। उससे पहले चन्नी ने भी ट्वीट किया था और ये ट्वीट की लड़ाई लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रही है। उसी सिलसिले में एक और ट्वीट अरविंद केजरीवाल ने किया, चन्नी आम आदमी नहीं, बेईमान आदमी है। तो पंजाब में चुनाव से ठीक पहले ईडी की सर्च जारी है। पिछले 3 दिनों से चन्नी के करीबियों पर आयकर विभाग और ईडी छापेमारी कर रही है। अब तक 2 घरों से 10 करोड़ कैश मिलने की खबर है। तो वहीं चन्नी ने कहा है कि वो इस छापेमारी से डरने वाले नहीं है। तो केजरीवाल ने चन्नी पर हमला बोला है और कहा है कि चन्नी आम आदमी नहीं, बेईमान आदमी है। तो पंजाब में चुनाव है और सियासत भी चरम पर है। लगातार यहां पर 3 दिन से ईडी की छापेमारी चन्नी के रिश्तेदारों पर चल रही है। चन्नी के करीबियों पर शिकंजा। 2 दिन में 10 करोड़ जब्त किए गए हैं। चन्नी ने इसे बदले की कार्रवाई भी कहा, लेकिन इस पूरी छापेमारी के बाद सियासत तेज हो गई है। और इसो की बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर। दौसा में किसान की जमीन नीलामी हुई रद्द। दौसा रामगढ़ पचवारा में जमीन हो रही थी नीलाम। राकेश टिकैत के दखल के बाद नीलामी हुई रद्द। तो दौसा में किसान की जमीन नीलामी हुई रद्द। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दौसा रामगढ़ पचवारा में जमीन नीलाम हो रही थी। राकेश टिकैत के दखल के बाद नीलामी रद्द हुई है। सरकार की तरफ से शायद ये आया कि वो नीलामी कैंसिल कर दी, लेकिन वो हुई है क्यों? उन अधिकारियों के खिलाफ, उन बैंक के, उनके खिलाफ पूर्ण रूप से जांच उसकी हो जानी चाहिए। उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो जो गलत तरीके का उन्होंने काम करा है। और आप 7 लाख रुपए के कर्जे में आप पूरी किसान की जमीन नीलाम नहीं कर सकते। ये पूर्ण रूप से नीलामी इलीगल थी। और जो पार्टी है जिसकी यहाँ पे सरकार है, उसने कर्जा माफी की बात यहाँ पे करी है। सरकार कितना कर्जा माफ करती है वो सरकार बताए। सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखे, जो वे दे सकते हैं वे दे। और आगे किसान
तो एक ये भी है कि किसानों को केसीसी का पूरा पैसा जमा करना पड़ता है, आप उससे हर साल इंटरेस्ट उसका जमा करवा लो। ये है बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम है, फसलों का नुकसान यहाँ पे होता है। आप फसलों का रेट दे दो, किसान कर्जे लेने की जरूरत ही ना पड़े, तो हाँ इस कर्जे के जंजाल से किसानों को निकलना पड़ेगा। और वैक्सीनेशन को लेकर बलिया में जबरदस्त ड्रामा, वैक्सीन लगवाने में लोग कर रहे हैं आनाकानी, कोई पेड़ पर चढ़ा तो कोई टीम से उलझा। तो वैक्सीन लगवाने को लेकर लोग आनाकानी कर रहे हैं और अलग अलग तरह के तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोई पेड़ पर चढ़ रहा है तो कोई स्वास्थ्य कर्मियों से उलझ रहा है। तो वैक्सीनेशन को लेकर बलिया में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। वैक्सीन लगवाने से लोग आनाकानी कर रहे हैं और इसकी अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोई पेड़ पर चढ़ रहा है वैक्सीन लगाने से बचने के लिए, तो कोई स्वास्थ्य कर्मियों से ही उलझा जा रहा है। तो वैक्सीनेशन को लेकर बलिया में जबरदस्त ड्रामा, वैक्सीन लगवाने में कई लोग आनाकानी कर रहे हैं। कोई पेड़ पर चढ़ा तो कोई स्वास्थ्य कर्मियों से उलझा। लगातार पूरे देश में वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रमोद गुप्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रमोद गुप्ता जो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो समाजवादी कुनबे से एक और नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और कल से ही लक्ष्मणकांत वाजपेयी ये बात कह रहे थे कि एक बड़ा चेहरा जुड़ने वाला है भारतीय जनता पार्टी से। और ये तस्वीरें सीधा लखनऊ से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रमोद गुप्ता जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो अब अपर्णा यादव के बाद प्रमोद गुप्ता भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, यानी समाजवादी कुनबे से एक और निकलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बारे में बोल रहे थे कि समाजवादी पार्टी से एक और नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकता है। तो इसीलिए तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर प्रमोद गुप्ता भी मौजूद हैं। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। प्रमोद गुप्ता शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी में। उससे पहले अपर्णा यादव भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। मुलायम के रिश्तेदार हैं प्रमोद गुप्ता, जो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। लगातार दल बदल रहे हैं नेता। उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में पहले भारतीय जनता पार्टी से कई बड़े नेता समाजवादी पार्टी में गए, तो अब समाजवादी पार्टी में भी सेंध लगी है। और दूसरा एक और चेहरा आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये प्रियंका मौर्य हैं। प्रियंका मौर्य जो कि लड़की हूं लड़ सकती हूं की पोस्टर गल रही और वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी लगातार इस कैंपेन, इस टैगलाइन के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। लड़की हूं लड़ सकती हूं और उसी की पोस्टर गलती प्रियंका मौर्य। बहुजन समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े